गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। आज हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी का 5th वीडियो। इसके अंदर 4 वीडियोस आर ऑलरेडी आउट। ये पीवाईक्यू सीरीज है जिसके अंदर हम यूपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उन सब के पीवाईक्यूज यहाँ पे कर रहे हैं चैप्टर वाइज, राइट। सो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के अंदर हम अभी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर कर रहे हैं जिसका जिसका ये 5th वीडियो है। 4 वीडियोस आर ऑलरेडी आउट, आप उसको देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ मिलेगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर हर क्वेश्चन के ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च करके उससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो भी डेटा है वो सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने। ओन राइटिंग से मैंने प्रॉपर लिखा है। सो यू कैन गेट ऑल दिस पीडीएफ्स फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल से आप ये सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड करना चाहिए जो कि आप अपने रिसर्च से ऐड कर सकते हैं, तो इसी पीडीएफ में आप ऐड कर सकते हैं, राइट। इट विल वर्क एज अ नोट्स फॉर यू, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। तो एक तो रिवीजन हो जाएगा आपका, अच्छा आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस सेक्शन से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट ओनली थ्रू पीवाईक्यूज, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ाई कर लिया है अभी तक 2026 के लिए, आई एम श्योर कि 2026 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस बार, राइट। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पीवाईक्यू सीरीज जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, सीडीएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है, स्टेट पीसीएस, सबके लिए, जियो साइंटिस्ट, इन सब के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। सो जब आप इसको सॉल्व करते हैं या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक जैसा ही क्वेश्चन अपीयर होता है आपके सामने, आप उस क्वेश्चन को रोक करके एंड ट्राई टू गेस योर आंसर कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, देन गो फॉर द सोल्यूशन, ठीक है। इससे क्या है कि आपके अंदर वो जो रिस्टोरेशन है, जो जो स्टोरेज है, मेंटल कैपेसिटी है, दैट विल इंक्रीज, क्योंकि माइंड में वो एक मार्क बनाएगा, एक लैंडमार्क बनाएगा, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू ट्राई टू रिकॉल इन योर एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। सो दिस इज इट। हम ये इसको आगे बढ़ते हैं, एंड उसके पहले बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हम ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए एनवायरनमेंट से। सो 2016 में देखो तो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2015 में 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिनिमम 15 क्वेश्चन है और मैक्सिमम 22 क्वेश्चन है, ठीक है। सो इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 15 से 22 के बीच में। पर यहाँ पे भी हर सेक्शन से, यानी कि इसके अंदर भी एवरी चैप्टर इज नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट, वो भी हमें समझना जरूरी है। सो इसके अंदर भी अगर आप देखो, बायोडाइवर्सिटी अलोन 41 क्वेश्चंस, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी से ही सिर्फ 41 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन से 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लॉ एंड पॉलिसी से 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉरेस्ट लॉ तो काफी कम है। एग्रीकल्चर से 18 क्वेश्चन है। अनकन्वेंशनल एनर्जी से है 12 क्वेश्चन। पोल्यूशन से है 19 एंड क्लाइमेट चेंज से 15। सिर्फ एक छोटे से चैप्टर इकोसिस्टम से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ये डेटा है लास्ट 10 ईयर्स का, लास्ट 10 ईयर्स का ये डेटा है, राइट। सो ये इससे ये पता चलता है कि कौन सा चैप्टर इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमने बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट किया है, क्योंकि इसी का वेटेज सबसे ज्यादा है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी ओनली, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसके अंदर ये भी आ जाएगा, लॉ पॉलिसीज भी आ जाएंगे, फॉरेस्ट लॉज, कई सारे चैप्टर्स आ जाते हैं साथ में। तो दैट मेक्स एक्चुअली हाफ ऑफ द क्वेश्चंस जितने पूछे जाएंगे, ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसलिए हमने यहां से स्टार्ट किया है। नाउ द पॉइंट इज कि ऑलरेडी 4 वीडियोस आर आउट, ठीक है। इसी चैप्टर का 4 वीडियो ऑलरेडी आउट है, ये 5th वन है, और इसके अंदर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, एंड द क्वेश्चन नंबर इज 86। हमने स्टार्ट किया था 2025 से, ठीक है, और अभी ये 2016 पे आ गए हैं हम, तो ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स का तो हो चुका है, ठीक है। तो 20 ईयर्स का कल करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं 2005 से 2025 तक का इसमें क्वेश्चंस होंगे। सो 20 ईयर्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, राइट। सो लेट्स गो अहेड एंड देखते हैं इसमें हम ये वाला क्वेश्चन, जो कि यस यस। सो क्वेश्चन नंबर 86। अब ये क्या कहता है, ये यूपीएससी 2016 में पूछा है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, क्या कह रही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आपको कहां पे मिलेगा इंडिया में, ठीक है। तो इसके हैबिटेट के बारे में पूछा जा रहा है। एक्चुअली ये नेचुरल हैबिटेट ही पूछा है कि इनके नेचुरल हैबिटेट में ये कहां पे मिलेगा देखने को हमें, राइट। सो अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहां पे मिलता है। ऑप्शन आर सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी कि गुजरात राजस्थान, हायर हिमालयस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि हाइट पे, सॉल्ट मार्शेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात एंड वेस्टर्न घाट्स। इतने सारे ऑप्शंस हैं।
अब अगर आपको नहीं पता है कि हॉर्नबिल कहाँ पे मिलता है तो दिस क्वेश्चन बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लेकिन जैसे आपको पता है कि हॉर्नबिल कहाँ पे मिलता है, उसका हैबिटेट का किस रीजन में है, दिस क्वेश्चन बिकम्स एक्सट्रीमली इजी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन डेटा है जो आपको देखना चाहिए। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, जिसको कॉनकेव कास्केड हॉर्नबिल भी कहते हैं, कॉनकेव कास्केड हॉर्नबिल। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बिल जो है वो उसके चोंच को कहते हैं। ठीक है, हॉर्न क्योंकि उसका हॉर्न जैसा काफी लंबा चोंच होता है, दैट्स वाई। और जो मेल होता है उसके ऊपर ऐसा एक कॉनकेव बना होता है उसके चोंच पे, एंड दे यूज इट फॉर फाइटिंग। ठीक है, और अपने फीमेल को कह सकते हैं कि सिड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉनकेव कास्केड हॉर्नबिल, इसका दूसरा नाम भी है। नाउ नेचुरल हैबिटेट जो है इसका, ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडली फॉरेस्ट है। ठीक है, मॉइस्ट ब्रॉडली फॉरेस्ट, तो इससे राजस्थान वाला जो एरिया है वो चला जाएगा, हिमालय वाला चला जाएगा, सो ओनली वेस्टर्न घाट बचता है। इंडिया में ये वेस्टर्न घाट में मिलता है फ्रॉम महाराष्ट्र टू केरला। ठीक है, इसका जो नेचुरल हैबिटेट है हिमालयन फुटहिल्स के पास मिलता है, बट हायर हाइट्स पे नहीं मिलता, फुटहिल्स पे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड पार्ट्स ऑफ तराई रीजन। ठीक है, तराई रीजन, सो पार्ट्स ऑफ तराई रीजन में भी मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, असम में भी मिलता है, पर हिमालय के हाइट्स पे नहीं मिलता। राइट, सो फुटहिल्स पे मिलता है, हिमालयन फुटहिल्स पे। कैन नॉट सर्वाइव इन सैंड डिजर्ट्स, वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि इसको एक तो इसकी जो डाइट है उसके लिए, प्लस इसको सर्वाइव करने के लिए ट्रीज चाहिए, काफी हाई ट्रीज चाहिए जिसपे ये नेस्टिंग भी कर सकते हैं, राइट, और सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए सैंड डेजर्ट्स नहीं चलेगा। हाई हिमालयंस क्योंकि वहां पे टेम्परेचर काफी कम है, एंड सॉल्ट मार्शेस वहां पे भी ये सर्वाइव नहीं कर सकते। राइट, सो ये तीन जो ऑप्शन है हमारे पास ऑलरेडी, उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, तो चौथे में करेगा। ऑफन कॉल्ड फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, नोट द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, आयुसीन स्टेटस इसका वल्नरेबल है, स्टेट बर्ड ऑफ केरला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको हॉर्नबिल के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो स्टेट बर्ड ऑफ केरला है, नागालैंड में हॉर्नबिल एक फेस्टिवल ही सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे पाया जाएगा, ये तभी होता है ऐसा। राइट, उसके बाद यहाँ पे फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वगैरह वगैरह इसके लिए। ठीक है, उसका आयुसीन स्टेटस इसका वल्नरेबल है। राइट, और खतरा क्या है, क्योंकि जो हाई एक्सटेंशन वायर्स होते हैं, जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं, उससे इसको खतरा होता है, और ये हमारा कंसर्न है। ठीक है, सो दीज आर द रीजन्स जिसके जहां पे ये मिलता है, इससे रिलेटेड और कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे ऐड किया। अब आते हैं यहाँ पे, तो क्या आंसर होना चाहिए, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, सॉल्ट मार्शेस में होता नहीं, हायर हिमालयस में मिलता नहीं, सैंड डेजर्ट में मिलता नहीं, सो दिस इज सॉल्ट मार्शेस जहां पे आप, सॉरी, वेस्टर्न घाट जहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, सो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ और ऐड करना चाहिए तो आप उसको डाउनलोड करके, एंड इफ यू हैव टैब और पेन, आजकल तो मोस्टली लोगों के पास होता ही है, तो उसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हैं, या फिर पेज ऐड करके आप उसमें भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, और ये पूरा का पूरा आपका एनवायरनमेंट का नोट्स बन जाएगा। ठीक है, इसी से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आप कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, ये सीडीएस का है। सीडीएस के क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं, यूपीएससी वाले वैसे नहीं होते, तो लेट्स सी, अब इसको भी देखते हैं। अब इसमें क्या है, जर्म प्लाज्म पूछा है, इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जर्म प्लाज्म इज। ठीक है, अब जर्म प्लाज्म क्या है कि अगर मान लो आपको एक प्लांट को ग्रो करना है, तो जैसे सीड बैंक हो गया, ये भी एक जर्म प्लाज्म है। ठीक है, एक टिश्यू से दूसरा अगर आप प्लांट ग्रो कर रहे हैं, दैट ऑल्सो इज अ जर्म प्लांट। ठीक है, जर्म प्लाज्म, नॉट प्लांट, जर्म प्लाज्म। तो इसमें जेनेटिक रिसोर्सेस होते हैं, सीड एंड टिश्यूज फॉर ब्रीडिंग होती है, एग एंड स्पर्म रेपोजिटरी भी होता है, फ्रोजन एग्स होते हैं जो रखते हैं हम। ठीक है, अब तो ह्यूमन भी रख रहे हैं, सो ऑल दोस थिंग्स विल बी कॉल्ड जर्म प्लाज्म। जर्म सेल्स डिटरमाइनिंग जोन। ठीक है, अब ये देखो, ये एक्चुअली अगर देखो वैसे टेक्निकली, तो दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ जर्म प्लाज्म, पर जिस सेंस में पूछा जा रहा है वो नहीं है। बोल रहा है कि रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन, तो ये प्रोपगेशन के लिए नहीं होता ये। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ, खैर ऑप्शन में भी नहीं है, इसलिए बहुत इजी हो जाता है। अदरवाइज अगर ऑप्शन में होता तो डिफिकल्ट होता, तो डिबेट होता कि इसको लिया जाए नहीं लिया जाए, पर ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जर्म प्लाज्म लिविंग जेनेटिक रिसोर्सेस, सीड और टिश्यू, जिससे हम दोबारा ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्रिजर्वेशन एंड रिसर्च। ठीक है, उसके लिए आप इसको रख सकते हैं प्रिजर्व करके। कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर ए स्पीशीज जेनेटिक मेकअप। ऑब्वियसली जो सीड बैंक है ना, एक तरीके से आप ऐसा समझो कि जो ये सीड बैंक है एक तरीके का, ठीक है, कि उससे हम अगला जनरेशन फिर से ग्रो कर सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट, जर्म प्लाज्म इज स्टोर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ सीड्स, वेजिटेटिव टिश्यूज भी रख सकते हैं जिससे फिर से प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं। ठीक है, in the context of animals, genetic material required for reproduction stored in gene bank or frozen sperms, as frozen sperms, eggs on even embryos। ठीक है, तो उनको भी फ्रीज करके रख सकते हैं, फिर जब चाहिए तो उसको हम ग्रो कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज जर्म प्लाज्म। आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सेज रेड पैंडा। रेड पैंडा के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, प्यास बहुत लगती है बोल के। ओके, सो अब क्या है ये क्वेश्चन, रेड पैंडा इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज फाउंड इन ईस्टर्न हिमालय। रेड पैंडा के बारे में पूछा जा रहा है कि ईस्टर्न हिमालय में मिलेगा। ठीक है, साउंड्स करेक्ट। घड़ियाल इज इन नेचुरल हैबिटेट इज फाउंड इन भितरकनिका मैंग्रोव्स। घड़ियाल भितरकनिका में नहीं मिलते। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज दिस। इसके पहले, इसके ऊपर हमने कल के वीडियो में भी बात की है, और इससे आपको यह समझ में आएगा कि क्यों PYQs आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है और 2016 में पूछा गया है। ठीक है, सो किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कैसे टॉपिक्स रिपीट होते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। राइट, सो अब क्योंकि घड़ियाल नहीं मिलता भितरकनिका में, वो चिल्का में मिलता है, सॉरी चंबल में मिलता है, नॉट चिल्का, चंबल में। सो ये पहला, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर। और अगर आपको सिर्फ इतना पता है तो आप इजीली इसको आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में। रेड पैंडा लिव्स इन हाई ऑल्टीट्यूड टेम्परेट फॉरेस्ट विथ बैम्बू अंडर स्टोरीज, यानी कि उसको बांस चाहिए, क्योंकि उसके जो सॉफ्ट, जो नए पौधे निकलते हैं उसी को वो खाता है, उसके जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उसको खाता है वो रेड पैंडा। ठीक है, सो इसलिए उसको बाम्बू तो चाहिए। ठीक है, पर उसको टेम्परेचर भी काफी कम चाहिए, तो इसलिए वो हाई ऑल्टीट्यूड में रहता है, टेम्परेट फॉरेस्ट में। राइट, इंडिया में ईस्टर्न हिमालय में मिलता है हमें सिक्किम, अरुणाचल, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये 3 स्टेट्स में हमें मिलता है, सिक्किम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल में रेड पैंडा हमें देखने को मिलता है। IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। और घड़ियाल जो है वो एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है। भितरकनिका उड़ीसा में है, जो कि सॉल्टी वाटर है उसका, तो वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, जिसकी वजह से उसके लिए डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर चाहिए जिसमें वो सरवाइव कर सकता है, और वो सिर्फ चंबल में है, तो इसलिए घड़ियाल आपको चंबल में मिलेगा। ठीक है, भितरकनिका फेमस फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है, जितने भी रेप्टाइल्स हैं अभी जीवित, जितने भी, उन सब में सबसे बड़ा है। ठीक है, जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है जो भितरकनिका में मिलता है, वो सबसे बड़ा रेप्टाइल है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिविंग रेप्टाइल्स। जो मर गए उनका नहीं, जो लिविंग है उनमें से। घड़ियाल आपको चंबल में मिलेगा। 80 to 85% पॉपुलेशन इनकी, ग्लोबल पॉपुलेशन जो है घड़ियाल की, वो सिर्फ चंबल में ही है, और इनका जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है घड़ियाल का। ठीक है, सो ऑल्सो फाउंड इन गिरवा, जिसको गेरवा नदी भी कहते हैं, गिरवा यूपी में है। ठीक है, और गंडक में भी, और कुछ सोन में भी मिलता है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको गंडक में मिलेगा। गिरवा में भी इसको, इसके प्रिजर्वेशन के लिए कटरनी घाट, ठीक है, कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी में, जहां पे आपको घड़ियाल मिलेंगे। ठीक है, सो ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन इजी हो, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि वो चंबल से हटा करके कटरनी घाट डाल दे, या गंडक डाल दे, या सोन डाल दे, पर इनकी पॉपुलेशन काफी कम है यहाँ पे। द मैक्सिमम पॉपुलेशन इज इन चंबल ओनली, सो चंबल इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल, चंबल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इंडिया में 3 तरीके के घड़ियाल मिलते हैं। राइट, 3 टाइप्स ऑफ घड़ियाल्स हैं हमारे पास। घड़ियाल एक है, इंटरनेशनल यूनियन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है घड़ियाल का, क्योंकि घड़ियाल का जो पॉपुलेशन है टोटल वर्ल्ड में, वो ऑलमोस्ट 235 है, इतना ही है। ठीक है, सो इसलिए ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है।
मगर, जिसको मगरमच्छ भी कहते हैं, क्रोकोडाइल आइसिन इसका वल्नरेबल है। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो अभी हमने बताया कि सबसे बड़ा होता है, वो लीस्ट कंसर्न है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है। वो तो चिड़ियाघर में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बच्चे इतने होते हैं चिड़ियाघर में, वो छिपकली जितनी साइज के उनके उसके बच्चे घूमते रहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू लोकटक लेक। अब देखो इससे अगेन मैं बार बार कितनी बार एम्फेसाइज करूं, अब बार बार बोलूंगा तो ऐसा लगेगा एक ही बात बार बार मैं रटते रहता हूं, पर सेम चीज बार बार पूछी जा रही है, ठीक है। लोकटक पे कल का वीडियो, उसके पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि लोकटक पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, ठीक है। लोकटक इज ए फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ट्रू, ये तो सही बात है। लोकटक लेक कैरीज फ्लोटिंग आइलैंड्स दैट आर मेड अप ऑफ डिकेइंग masses ऑफ वेजिटेशन, सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर। ये दोनों ही बात सही है, ठीक है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। बस एक बार आपने अगर देख लिया है तो उसके बाद इट बिकम्स एक्सट्रीमली इजी टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले तो ये मणिपुर में है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का है। इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक वूलर है, ठीक है। वूलर लेक सबसे बड़ा इंडिया का फ्रेश वाटर लेक है, जिसके अंदर पानी जाता है झेलम से, ठीक है, जो कि बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट है, बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट है जेएनके का, उसके अंदर आपको ये मिलेगा वूलर लेक, ठीक है। जो सबसे बड़ा इंडिया का फ्रेश वाटर लेक है वो वूलर है। नॉर्थ ईस्ट में लोकटक है, ठीक है। फ्लोटिंग आइलैंड होते हैं जिसको फुमड़ी भी कहते हैं, ठीक है, फुमड़ी भी कहते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड है ये। फुमडीज आर हेट्रोजेनस मासेस ऑफ वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर। एक्चुअली उसमें क्या है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जमा होते होते उस लेक में, और वो काफी थिक हो चुका है, वो इतना थिक है और वो फ्लोट कर रहा है कि उस पे लोग भी टहल सकते हैं, ठीक है। उस पे लोगों ने अपनी झोपड़ी बना रखी है, वो एक छोटा सा शहर बसा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर आपको संगाई जो डियर है वो भी मिलेगा वहां का, ठीक है। सो ये है फुमडीज आर, ये तो हमने देख लिया। वेरियस स्टेजेस, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क वो उसी फुमडी के ऊपर ही है। वो सारे फुमडीज जो है दे आर टुगेदर कॉल्ड क्यूबुल लामजाओ नेशनल पार्क। द लार्जेस्ट ऑफ दीज फुमडीज 40 किलोमीटर स्क्वायर का एक है उसमें, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। जो क्यूबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो दुनिया का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। लोकटक, संगाई डियर, ठीक है, इसके बारे में हमने पहले अभी जस्ट डिस्कस किया कि जिसको ब्रो एंटेलर्ड भी कहते हैं और इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मेटिंग के दौरान ये डांस करते हैं, सो डांसिंग डियर भी कहते हैं। फाउंड एक्सक्लूसिवली ऑन फुमडीज ऑफ दिस लेक। और ये इंडिया में कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ वहीं पे पाया जाता है, उसी फुमडीज पे, राइट। थैंक्स टू मणिपुर के लोग जो उसको बचा के रखे हैं, कहीं और होता तो उसको खा पी के खत्म कर देते। रामसर साइट बन गया है, ये लोकटक लेक जो है वो रामसर साइट बन गया है 1990 में ही। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो 1993 में आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, ड्यू टू इकोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि उसकी इकोलॉजिकल लॉस हो रही थी इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि वहां पे एक इथाई बराज है, उसकी वजह से उसमें पॉल्यूशन वगैरह आ जाता है उस लोकटक लेक में, उसी को बचाने के लिए इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया गया है। सो रामसर का भी पार्ट है, मॉन्ट्रेक्स का भी पार्ट है, सांगाई डियर उससे कनेक्टेड है, ठीक है। दुनिया का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लामजाओ नेशनल पार्क, और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। बस ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, which of the above is are found in India in their natural habitat, natural habitat, ठीक है। अब आपको पता है क्वेश्चन 2016 का है, तो ऑब्वियसली अभी तब के हिसाब से चीता तो नहीं था इंडिया में, ठीक है। तो जैसे ही 3 हटा दोगे तो 1 2 3 1 ओनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना आसानी से, आपको पता भी नहीं है कि पाम सिवेट क्या होता है, प्यूमा क्या होता है, बट स्टिल यू कुड हैव आंसर्ड दिस। पर अभी के अकॉर्डिंग इसका आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है। पर उस समय के हिसाब से ओनली 1, तो अभी के अकॉर्डिंग देखो तो 1 and 3 होना चाहिए, खैर 1 3, हाँ अभी के अकॉर्डिंग देखो तो 1 and 3 हो जाएगा, क्योंकि प्यूमा आल्सो इज देयर इन नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। सो पाम सिवेट एंड प्यूमा, प्यूमा एक्चुअली अमेरिका में मिलता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहां पे मिलता है, राइट। पाम सिवेट जो बिल्ली है जो पेड़ों के ऊपर ऊपर रहती है, वहां पे उसका तारी पीती है, जिसको टॉडी कहता है, टॉडी कैट भी कहते हैं इसको, बाकी डिटेल्स हैं इस पे आप देख सकते हो। पाम सिवेट, ठीक है, जो थ्रेटेंड है, इसका आईयूसीएन स्टेटस, और इसको टॉडी कैट भी कहते हैं, ठीक है, इसी को टॉडी कैट भी कहते हैं क्योंकि ऊपर रहता है, और वो जो तारी जो आता है ना वो पी के मस्त होता है ये, ठीक है, हमारे यहाँ तो तारी बोलते हैं, और उसको पाम जूस भी बोलते हैं बहुत सारी जगह पे, तो वही जब वो फर्मेंट हो जाता है उसी को पीता है ये। फाउंड अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये जो पाम सिवेट है, ठीक है,
अ स्मॉल कार्निवोर है एक्चुअली, ठीक है, फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्रीकल्चरल एरियाज एंड इवन अर्बन गार्डन्स, अर्बन गार्डन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कुछ तो शायद गांव में सपनेउर वगैरह कुछ कहते हैं, शायद यही चढ़ के पीता है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, पर इसको देखा तो है, ठीक है। प्यूमा जो है जिसको कॉगर भी कहते हैं, माउंटेन लायन भी कहते हैं एंड पैंथर भी कहते हैं, राइट। इन नेटिव, इट इज नेटिव ऑफ अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका दोनों में, मैक्सिमम मैक्सिको में एक्चुअली बहुत मिलता है ये, ठीक है। नेवर बीन नेचुरली फाउंड इन एशिया और इंडिया, तो एशिया इंडिया का पार्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली लीस्ट कंसर्न है, इसका तो संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए आईयूसीएन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप ध्यान रख सकते हैं। एंड ओ प्रोजेक्ट चीता, चीता के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट चीता 2002 में 2022 में लॉन्च किया जाता है, ठीक है, जिसमें 8 चीता इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। ऐसे इसके पहले कोई लार्ज कार्निवोर इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, अफ्रीका से आए हैं, नामीबिया से लेकर इंडिया तक आए हैं, तो ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। फ्लैगशिप स्पीशीज है टू रिस्टोर ओपन फॉरेस्ट एंड सवाना इकोसिस्टम। अब अगर सवाना इकोसिस्टम में अगर चीता नहीं होगा तो क्या होगा, जितने हर्बीवोर्स हैं उनकी संख्या काफी बढ़ जाएगी और फिर वो सारे घास फूस खा के खत्म कर देंगे। तो इसलिए टू बैलेंस द इकोसिस्टम, मेंटेन ए बैलेंस, हमें वहां पे हर स्पीशीज की संख्या मतलब प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। किसी एक का बढ़ जाएगा, मान लो चीता बहुत बढ़ गए और फिर हर्बीवोर्स नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, कम है तो उसको खा के खत्म कर देगा और फिर फाइनली चीता भी मरेंगे, ठीक है, और चीता मरेंगे तो फिर पूरा इकोसिस्टम भी खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेफगार्ड देम, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन एनटीसीए करती है, प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई 2023 में, जो उनके लिए उनको सेफगार्ड करेगा। 8 चीता फ्रॉम नामीबिया एंड 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, 12 वो बाद में लाए गए, पहले 8 लाए गए थे नामीबिया से, और सबको पूना नेशनल पार्क में रखा गया है। अभी एमपी के एक और नेशनल पार्क में इनको इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है, वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई वांट यू गाइस टू टेल मी कि एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में, किस नेशनल पार्क में फिर से हम एक और जगह चीता हमें इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह है, मान लो अगर यहाँ पे कोई बीमारी हो गई या कुछ हो गया तो इनको काफी दिक्कत हो सकती है इनको बचाना, तो कहीं और पे अगर रहेगा तो इट्स लाइक ए बैकअप, कि अगर एक जगह पे कुछ हो गया तो दूसरी जगह वाले हैं वहां से हम रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड होम फॉर चीता, ठीक है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम चीता इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे, और नाउ नॉर्थ वेस्ट एमपी में है, जो कि राजस्थान से मिलता है उसका बॉर्डर, ठीक है, विद द कथियार गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ड्राई फॉरेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट में ये सब नहीं होता है, क्योंकि उनको फास्ट भाग करके शिकार करना होता है, तो इसलिए सवाना यानी घास वाले एरिया में रहते हैं, ताकि काफी तेज भागेंगे और अपना शिकार कर सकते हैं। गांधी सागर डैम जो है वो चंबल रिवर पे बनाया गया है, ठीक है, और यही गांधी सागर डैम जो है इसको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि उसी के बीच से बीच जाता है ये। एमपी इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस फीमेल चीता टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट है तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकम्स इंपॉर्टेंट। लेट मी हैव अ sip of water again. लगातार बोलना becomes मेरे लिए very difficult. Okay, the main reason for the decrease in biodiversity, ये तो काफी easy है, यूपीपीसीएस 2016 में पूछा है, और यहाँ पे बस कॉमन सेंस लगाइए आपको पता चल जाएगा क्या है। हैबिटेट पोल्यूशन होता है, इससे भी होगा, पर क्या पूछ रहा है, मेन रीजन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। यस, ये ऑफिशियली दिया जाता है, जितने रिपोर्ट्स आते हैं उसमें यही रहता है कि नेचुरल हैबिटेट लॉस की वजह से काफी सारा बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट, with reference to biodiversity, which of the following statements are correct? Species richness and high degree of endemism are important criteria for identifying biodiversity hotspots. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अगर कहीं पे बनाने हैं, सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हॉटस्पॉट कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है।
हॉटस्पॉट कहने का मतलब ये होता है कि बायोडाइवर्सिटी है पर वहां पे लॉस बहुत हो चुका है, ठीक है। मिनिमम 1500 वास्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज होनी चाहिए। वास्कुलर प्लांट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जिसमें जाइलम भी हो और फ्लोएम भी हो, ठीक है। मतलब कि वो बड़े पौधे, बड़े पेड़, एक्चुअली नॉट ट्रीज, सॉरी नॉट पौधे, नॉट प्लांट्स, ट्रीज, वो बड़े पेड़ जिसमें जिनके जिसके जिसके जो वो है पेड़ है वो काफी मोटा हो, इसके उसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम हो। जाइलम एंड फ्लोएम जो डेवलप्ड होते हैं ट्रीज उसी के अंदर होता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सो जाइलम एंड फ्लोएम में इसका मतलब है कि वहां पे ट्रीज की मिनिमम स्पीशीज 1500 होनी चाहिए, यानी कि डाइवर्सिटी काफी है, ठीक है। उसके बाद 70% जो है, मिनिमम 70% उसका जो इकोसिस्टम है वो लॉस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लॉस हो जाना चाहिए 70%, यानी कि काफी लॉस है वहां पे, राइट। सो एक तो दूसरा ये है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशी एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब है कि वो पौधे जो वहीं पे हो, ठीक है। ये जो 70% लॉस है, दैट टेल्स यू कि हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, राइट। स्पीशीज रिचनेस यानी कि बहुत टाइप्स की स्पीशीज है, वो सारी बताएगी कि हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब ये नहीं है कि वहां पे बहुत सारे स्पीशीज हैं, इसका मतलब है कि वहां पे बहुत सारा लॉस हो गया, बट स्टिल रिचनेस बहुत ज्यादा है, तो उसको सेफगार्ड करने की जरूरत है, ठीक है। पहला सही है। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज हाईएस्ट इन द ट्रॉपिक्स एंड डिक्रीजेस डाउन द पोल्स, ये तो सही है। जहां पे ज्यादा रिसोर्सेस वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, तो इक्वेटर के पास ज्यादा है तो ट्रॉपिक्स के पास ज्यादा होगा, एंड पोल्स के पास कम हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बी इन सीटू एज वेल एज एक्स सीटू, यस ये भी सही है। इन सीटू का मतलब क्या है? एट द पॉइंट, एट द स्पॉट। एक्स सीटू मतलब क्या है? बाहर ले जाके कहीं करें, ठीक है। जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, नेशनल पार्क्स, तो वहां पे जो हम प्रिजर्वेशन करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, वो इन सीटू है, यानी कि वहीं पे कर रहे हैं। एक्स सीटू मतलब कि जू में ले जाके रख रहे हैं, वहां पे कैप्टिविटी में ब्रीडिंग करवा रहे हैं, प्लांट्स को रखा है हमने बॉटनिकल गार्डन में, तो उससे क्या होगा कि वो एक्स सीटू हो गया, हम उसको उठा के ले गए बाहर कहीं पे। सो ये भी सही है, सो ऑल थ्री करेक्ट, सो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस वाज इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये यूपीएससी प्री 2015 में पूछा है भाई, तो काफी इजी क्वेश्चन है, हो सकता है तब के लिए शायद डिफिकल्ट हो, पर तब के लिए भी इजी ही होगा, ठीक है। गैंगेटिक डॉल्फिन, अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। गैंगेटिक डॉल्फिन, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, देखो ये आपको उड़ीसा में मिलता है, ये आपको उड़ीसा में मिलता है, ठीक है, ये चंबल में मिलता है, और ये तो गंगेटिक डॉल्फिन तो कई सारे रिवर्स में मिलते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंजीज रिवर डॉल्फिन, 5 अक्टूबर 2009 को ये डिक्लेयर किया जाता है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। हैबिटेट इसका गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ठीक है, ये सारे रिवर्स में है, प्लस कर्णफूली, संगा, ठीक है, कर्णफूली एंड संगू रिवर है जो कि बांग्लादेश में है, वहां पे मिलता है, राइट। दे आर ब्लाइंड एक्चुअली, वो इको लोकेशन यूज करते हैं टू फॉर प्रे, टू प्रे एक्चुअली, अपने हंटिंग के लिए। ऑल्सो नोन एज सुसु, इसको सुसु भी कहते हैं क्योंकि जब वो सांस लेते हैं तो उससे आवाज आती है सुसु की, इसलिए सुसु कहते हैं। नॉइज मेक्स व्हेन ब्रीदिंग। आईयूसीएन स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में रखा गया है। इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर स्पीशीज, क्योंकि वो गंदे पानी में नहीं सर्वाइव करेगा, तो अगर आपके पास जो डॉल्फिन है, गैंजेस डॉल्फिन है, अगर उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, इसका मतलब रिवर इज पॉल्यूटेड, रिवर इज नॉट क्लीन, ठीक है। तो इसलिए इसको इंडिकेटर स्पीशीज भी कहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। दिस डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर इन सारे रिवर्स में पाया जाता है, यानी कि वो इंडिया में और बांग्लादेश में भी मिलता है हमें। ब्लाइंड होते हैं, सुसु भी इसको कहते हैं, इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है, एंड इंडिकेटर स्पीशीज है। इतनी चीजें तो याद रख ही सकते हैं, और अगर कुछ आपको लगता है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विद रेफरेंस टू ड्यूगोंग, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अ मैमल फाउंड इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट। इट इज अ हर्बीवोरस मरीन एनिमल, ठीक है। ड्यूगोंग एक्चुअली इसको सी काउ कहते हैं, सी काउ, ठीक है, तो ये हर्बीवोर है। इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ओके। नाउ सी, सबसे पहले कि ये एक अकेला मरीन मैमल है जो हर्बीवोर है, तो फर्स्ट थिंग इज दिस, अकेला है ऐसा और कोई नहीं है।
सो दिस इज हर्बीवोर बट ओनली हर्बीवोर मरीन एनिमल। दूसरा है इंटायर कोस्ट में नहीं मिलता ये, ठीक है। और तीसरा सही है, सो 1 और 3 होना चाहिए, सो सी इसका राइट आंसर होगा। बट हम इसके पीछे, इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ड्यूगोंग ओनली हर्बीवोर एनिमल, मरीन एनिमल, ठीक है। ऑल्सो नोन एज सी काउ, क्योंकि वो सी ग्रास खाता है इसलिए उसको सी काउ कहते हैं। हैबिटेट इसका गल्फ ऑफ मन्नार, पाक पे, गल्फ ऑफ कच्छ एंड अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार का एक्चुअली स्टेट एनिमल भी है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार का ये स्टेट एनिमल भी है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ एंड अंडमान एंड निकोबार, ये सारी जगहों पे आपको मिलता है। आईसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है एंड शेड्यूल 1 में मिलता है। इंडिया फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन पाक बे तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया है एंड दिस इज अ वेरी करंट न्यूज, तो हो सकता है कि आपको ये फिर से पूछा जा सके, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे दिखाया गया है। ओके नेक्स्ट, अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन। ओह, ये तो फिर से आ गया, ये तो फिर से आ गया, जस्ट गिव अ सेकंड। ओके, सो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। किबुल नेशनल पार्क, ठीक है, किबुल लामजौर नेशनल पार्क, राइट। राजस्थान, सुल्तानपुर ये हरियाणा, भितरकनिका उड़ीसा, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया, ये 2015 में पूछा गया। तो आप एक चीज देखो कि ये क्यूबुल लामजौर नेशनल पार्क से क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं, तो यही तो आपको बताएगा क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पीवाईक्यू नहीं किया तो बस ऐसे हवा में तैरते रहो, बस देखते रहो कि कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं याद हो रहा, कुछ याद हो रहा है, राइट। सो वो चीज काम नहीं करेगी आपको जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करोगे करंटली, आई मीन सीरियसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली। जब उसको बार बार नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज द रीजन मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। From which among the following pairs of species a small quantity of fine quality of wool is obtained in India? ठीक है, एक तो पश्मीना गोट्स, हमें पता है पश्मीना गोट्स से मिलता है हमें अंगोरा रैबिट्स। अच्छा, इसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर दिया है, पश्मीना रैबिट्स नहीं, पश्मीना रैबिट नहीं है, पश्मीना रैबिट नहीं है, पश्मीना गोट्स, अंगोरा शीप, अंगोरा रैबिट्स। तो देखिए शीप अंगोरा शीप जैसी कोई चीज नहीं होती, पश्मीना गोट्स एंड अंगोरा रैबिट्स, इन्हीं से हमें मिलता है। तो इससे पश्मीना शॉल भी बनता है, ठीक है, और इससे भी कोट बनाए जाते हैं, उसके लंबे लंबे थ्रेड्स होते हैं रैबिट से निकाल के, फिर उसका कोट बनाया जाता है जो काफी महंगा भी होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2014। अब देखो ये तो 2014 का है, तो ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन में इसको अपडेटेड वर्जन इसका देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024, ठीक है, और ये 2024 में आया है, तो ऑब्वियसली इस साल के करंट अफेयर्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024, राइट, 15th एडिशन है ये, और ये बता रहा है कि 73% इकोसिस्टम का लॉस ऑलरेडी हो चुका है इन लास्ट 10 इयर्स, ठीक है। ये नहीं 10 इयर्स, 1970 से 2020 के बीच में 73% इकोसिस्टम का लॉस हुआ है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है 73% 1970 से 2020 तक। तो दिस इज अ बिग कंसर्न, ठीक है। तो इसलिए ये रिपोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो थीम है वो है अ सिस्टम इन पेरिल, ठीक है, सिस्टम इन पेरिल। अच्छा, रिलीज कौन करता है? जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन इसको रिलीज करता है। स्टीपेस्ट डिक्लाइन कहां पे देखा गया है? लैटिन अमेरिका एंड करीबियन 95%। ये तो एवरेज है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉस हुआ होगा। अफ्रीका में 76%, एशिया पैसिफिक में 60%, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में 85%। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो 95% हुआ है लैटिन अमेरिका में एंड कैरिबियन में, जबकि इसके जो पहला रिपोर्ट था उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो था, जो सबसे ज्यादा लॉस था, वो अफ्रीका में हुआ था, लेकिन अब वो चेंज होकर के लैटिन अमेरिका पहुंच गया है, ठीक है। हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन इसका मेन कंसर्न है। वर्ल्ड वाइड फंड इस डेटा को यूज करता है, इसलिए हमने यहाँ पे उसके बारे में लिख दिया है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ जैसा है, ठीक है, एक एनजीओ ही है एक्चुअली। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया
जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, 1969 में स्टार्ट किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी जो जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है वो हुआ है लैटिन अमेरिका में, ठीक है, 73% का लॉस है, और ये 15th एडिशन है और रिलीज्ड बाय जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई वुड से दिस इज VVI, आप इसको कर ही लो, नोट कर लो, रिवाइज कर लेना जरूर, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिविंग प्लैनेट विच मेजर्स मोर देन 1000 रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन ऑफ mammals, birds, reptiles, amphibians and fish has declined by 52% since 1970। तो ये तो सही है, पिछला है ये, तो ये सही है। The most dramatic change in अफ्रीका, तो ये भी सही है। तो एक्चुअली इसका आंसर सी है, पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नया डेटा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और नया डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। Which among the following statements is not true for mammals? ठीक है, mammals के बारे में पूछा, I think this is pretty easy, CDS 2015 में पूछा गया है। They possess hair on their body, हम भी मैमल है, हमारी बॉडी पे हेयर है, that's true। Some of them lay eggs, कुछ मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं। Their heart is 3 chambered, some are aquatic, मैमल जो whales हैं वो भी होते हैं मैमल्स, so aquatic है। Their heart is 3 chambered, no mammal has 3 chambered heart, ठीक है। हार्ट में जो मिनिमम 2 चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स देन होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसे जैसे जो स्पीशीज है वो इवॉल्व होगा, जैसे जैसे उसको ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट चाहिए, वैसे वैसे उसका हार्ट भी है वो इवॉल्व होगा। सो 2 चैम्बर, 3 चैम्बर। अब 2 चैम्बर्स जो है वो मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स के होते हैं, ठीक है, लेकिन मैमल्स में 2 चैम्बर नहीं होते। उसके बाद रेप्टाइल्स जो होंगे उसके 3 चैम्बर्स होंगे, और जो मैमल्स होंगे उसके 4 चैम्बर्स होंगे, ठीक है। उसके लिए डेटा है यहाँ पे। Fish 2 chambers, amphibians and reptiles most of them 3 chambers, mammals and birds 4 chambers, लेकिन एक crocodile ही है जिसके 4 chambers होते हैं, ठीक है, क्योंकि obviously उसको काफी ज्यादा बाइट फोर्स की जरूरत है, उसके लिए उसका हार्ट भी काफी स्ट्रांग होना चाहिए ब्लड सर्कुलेट करने के लिए, तो इसलिए उसको 4 चैम्बर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन था। Recently, there was a proposal to reintroduce an animal in India which became extinct in this country several decades ago. Which one of the following? ये 2015 में पूछा है, ठीक है, और obviously ये बात कर रहा है चीता की, ठीक है, चीता की बात कर रहा है। This was easy, 99। Consider the following animals: jaguar, saltwater crocodile, snow leopard। पूछ रहा है कि which of the following animals naturally found in India? Salt crocodile तो हमें पता है कि तो भर भर के हमारे पास है चंबल में, सॉरी भितरकनिका में भर भर के हैं, ठीक है। स्नो लेपर्ड एंड जैगुआर, ये 2 चीजें हैं, ठीक है। तो देखिए जैगुआर जो है वो तो हमारे यहाँ नहीं होता भैया, तो फर्स्ट जैसे आप काट दोगे एंड 2 है तो 2 3 वाला सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर लेट्स सी, ओ इसमें ज्यादा अच्छा, जगुआर के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। सो जगुआर इज नॉट देयर इन इंडिया, ये अमेरिकाज में पाया जाता है जिसको प्यूमा भी कहते हैं। स्नो लेपर्ड एंड ये दोनों हमारे यहाँ है, तो ये 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्नेक्स: कॉमन करैट, रसल वाइपर, रॉक पाइथन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइजनस स्नेक्स? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉइजनस है। तो हमें पता है कि करैट ने अगर काट लिया तब तो भैया आपका काम खत्म है, तो इसके पास तो पॉइजन है। रसल वाइपर के पास भी पॉइजन है, पाइथन में पॉइजन नहीं होता, तो 1 and 2। तो अगेन काफी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा जान तो है भी नहीं इसमें, CISE 2015 में पूछा है, ठीक है। उसके बाद है इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया एडजुटेंट स्टॉक, एम्परर पेंगुइन, रेटल स्नेक। पूछा है कि कौन इनमें से नेचुरली इंडिया में पाया जाता है। अब देखो पेंगुइन इंडिया में कहां मिलेगा भैया, तो पेंगुइन जैसे ही नहीं मिलेगा। सो सेकंड काटिए 1 and 1 3 में, अब जैसा एडजुटेंट तो मिल ही रहा है। रैटल स्नेक, ठीक है, अब ये आ गया रैटल स्नेक। रैटल स्नेक वो है जो उसकी पूंछ में ना ऐसे झुंझुना होता है, वो चलेगा तो झुन करके ऐसे आवाज करता है, साउंड्स वेरी गुड, ठीक है। बच्चे उससे काफी अट्रैक्ट हो जाएंगे, पर वो बेचारे वो उनकी जान जा सकती है, ठीक है। सो रैटल स्नेक अगेन इज नॉट फाउंड इन इंडिया, ये अमेरिका में मिलता है बहुत ज्यादा, कनाडा में खूब मिलता है, उनके घर में घुस जाते हैं रैटल स्नेक, ठीक है। सो ये हमारे यहाँ नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, तो सिर्फ 1 इज द राइट आंसर, ठीक है, एडजुटेंट स्टॉक। पर एडजुटेंट स्टॉक के बारे में कुछ डिटेल, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, एक लेसर एडजुटेंट स्टॉक, 2 होते हैं। ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक जो है वो असम एंड बिहार में मिलता है, जो लेसर एडजुटेंट स्टॉक है वो वेटलैंड अक्रॉस इंडिया मिलता है, मतलब खूब सारा मिलता है। एम्परर पेंगुइन अंटार्कटिका में मिलता है, जो नहीं मिलता हमारे यहाँ। रेटल स्नेक नेटिव टू अमेरिका। इंडिया हैज रसल वाइपर एंड सॉ क्लॉड, सॉ स्केल्ड वाइपर,
ठीक है। ग्रेटर एडजुटेंट जिसको हरजिला भी कहते हैं, ठीक है। हरजिला एक आर्मी भी है असम में जिन्होंने काफी बचाया है इनकी पॉपुलेशन को, ग्रेटर एडजुटेंट को, क्योंकि असम में ये मिलता है तो वहां पे एक हरजिला आर्मी बनाई गई है, ठीक है, जो बचाते हैं इन बर्ड्स को, राइट। लेसर एडजुटेंट लीस्ट कंसर्न में है, और ये ग्रेटर एडजुटेंट जो है वो नॉट थ्रेटेंड में, नियर थ्रेटेंड, नॉट थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Which one of the following fauna in of India is an ape? एप के बारे में पूछा है, ठीक है। अब देखो, एक तो एप होते हैं और एक मंकीज होते हैं, ठीक है। जितने भी एप होंगे उनके टेल नहीं होते, मंकीज के टेल होते हैं, ठीक है। जो ये हुलॉक गिबन है, राइट, इसी का एक टेल नहीं होता, दिस इज एन एप। लेकिन लाइन टेल्ड मकाक है, इसका टेल पहले ही लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये एक मंकी होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। लंगूर, लंगूर का नाम ही लंगूर इसलिए क्योंकि उसके पास एक लंगूर है, गोल्डन लंगूर, उसका लंगूर गोल्डन कलर का होता है, तो ये भी नहीं होगा। और ये स्लो लोरिस, ये ना ही तो एप है ना ही मंकी है, ये कुछ और चीज है, तो इसलिए इसका राइट आंसर इज गोल्डन हुलॉक गिबन, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खूब पाया जाता है, ठीक है। देन है द वाइल्ड गोट आइबेक्स इज फाउंड इन। अब देखो, ये तो काफी हम तो इसको तो काफी वैसे मीडिया में भी देखते रहते हैं, इसको पहाड़ों पे देखा हमने, चढ़ते चढ़ते पहाड़ों के ऐसे ऐसे टेरेन पे चढ़ जाते हैं जहां पे चढ़ना ही मुश्किल है, वहां पे ये बकरी चढ़ जाती है, ठीक है। वाइल्ड गोट आइबेक्स, राइट, और ये हिमालय में पहाड़ों पे चढ़ने वाला है, तो इसलिए हम आसानी से इसको मार्क कर सकते थे, इसके लिए मुझे आंसर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सो दिस इज इट। With reference to the wildlife of India, what is dugong again? Dugong फिर से आ गया, ठीक है। It is a marine mammal, right? So इससे क्या समझ में आ रहा है कि questions are being recycled, questions are being asked multiple times, है ना, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, और उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, right? Then comes UPPCS में पूछा गया which of the following species is the largest of the tooth whale? Now this is interesting, ठीक है। टूथ वेल पूछा गया, टूथ वेल। अब टूथ वेल अब जैसे देखोगे तो इसमें ब्लू वेल है, आप मार दोगे खट से, पर द पॉइंट इसकी जितने भी वेल्स हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, एक टूथ वेल होता है, ठीक है, जिसके दांत होते हैं, जिसको टूथ वेल कहते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा है वो स्पर्म वेल है, ठीक है। उस टूथ वेल में सबसे बड़ा स्पर्म वेल है, ठीक है। पर ये मतलब, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्पर्म वेल जो है वो ब्लू वेल से बड़ा है, नहीं, ब्लू वेल सबसे बड़ा है, पर टूथ वेल में स्पर्म वेल सबसे बड़ा है, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। टूथ वेल में डॉल्फिन्स आते हैं, पोर्पोइज आते हैं, ऑर्कास आते हैं, बेलुगास आते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं, पर इनमें सबसे बड़ा स्पर्म वेल है। बलीन वेल, एक टूथ वेल होता है, दूसरा बलीन वेल है। बलीन वेल क्या होता है कि उसके जो उसका मुंह है उसके साइड में से जाली जैसी लगी होती है, ठीक है, तो उससे वो कुछ खाएगा, जो काम की चीज नहीं है उसको फिल्टर आउट कर देगा, उसके लिए होती है, ठीक है। ब्लू वेल वही है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टीथ दे हैव फ्रिंज्ड प्लेट्स, जिसको बलीन कहते हैं, टू फिल्टर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जो उसको नहीं खाना वो बाहर कर देगा। ब्लू वेल, फिनबैक वेल, फिनबैक वेल, हमबैक वेल, ये सारे हैं। ब्लू वेल उसमें से सबसे बड़ा है, पर स्पर्म वेल से भी बड़ा है, स्पर्म वेल इससे बड़ा नहीं होता, ब्लू वेल से बड़ा नहीं होता, राइट। देन कम्स अगेन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। Which of the following countries has more than 30% of its total area under national parks? ठीक है, और दुनिया में सिर्फ एक ऐसा कंट्री एक ही है जो कि है नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, दुनिया में एक ही ऐसी कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव है, ठीक है, और ये जिस कंट्री की बात हो रही है वो कार्बन नेगेटिव भी है, तो दिस इज भूटान, ठीक है। भूटान इज द ओनली कंट्री जो कि कार्बन नेगेटिव भी है, ठीक है, और इसका 60%, मोर देन 51% भूटान का जो टोटल लैंड एरिया है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है भूटान का मिनिमम 60% का, हमारा 33% का है, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, हमारा स्टैट्यूटरी है, और इनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है 60% का, ठीक है। ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है एचई टारगेट्स के अंदर 17% एवरेज हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, पर अभी हमारे पास तो 25% है टोटल ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर, पर बहुत सारी कंट्रीज में उससे कम भी है, ज्यादा भी है, बट वी आर स्टिल अप्रोचिंग टुवर्ड्स आवर टारगेट, ठीक है। सो द आंसर इज भूटान, ठीक है। नेशनल पार्क्स पूछा है इसने, सो इट इज भूटान। और हमारा अगर उस कंसर्न में हम अपना देखें कि हमारा नेशनल पार्क यानी कि हमारा जो प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया का जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे भूटान का देखा हमने 51% है,
ठीक है, दिस इज वे टू मच। और उनका टारगेट क्या है 60%। इंडिया का जो प्रोटेक्टेड एरिया है अभी वो 5.3% से लेकर के 5.4% के बीच में ही है। ठीक है, 5.3% से लेकर के 5.4% के बीच में ही है, तो हम तो इनसे बहुत पीछे हैं, 1/10 है, राइट। दिस इज इट। नेक्स्ट है, which of the following has been identified as the biodiversity hotspot in India? Now this is interesting क्योंकि हमारे पास 4 biodiversity hotspots हैं। ठीक है, एक तो हो गया वेस्टर्न घाट्स, हिमालय, ठीक है, पहला। दूसरा, तीसरा है हमारा इंडो बर्मा, और चौथा है सुंडालैंड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है। सुंदरबन नहीं है हॉटस्पॉट, मानस नहीं है, वेस्टर्न घाट्स है, चेरापूंजी नहीं है, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हॉटस्पॉट 4 ही हॉटस्पॉट है हमारे पास, ये सारे। इसमें इस वेस्टर्न घाट में श्रीलंका भी आ जाता है। ठीक है, ये हिमालय का तो पूरा ही है। इंडो बर्मा में इंडिया एंड म्यांमार का जो एरिया यानी नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वो। सुंडालैंड में जो अंडमान एंड निकोबार है वो, और आसपास का एरिया है वो। ठीक है, Which of the following is not responsible for the increase in the biodiversity of any ecosystem? Increase किससे नहीं होगा? Productivity of the ecosystem obviously इससे increase होगा। ठीक है, Intermediate disturbance इससे increase नहीं होगा। Disturbance अगर होगा तो इससे कैसे increase होगा? Age of ecosystem, जैसे जैसे age बढ़ेगा वैसे उसका कैसे ecosystem का biodiversity बढ़ेगा, है ना? वही तो पूछा है ना, biodiversity। Less number of trophic levels, less number of, which of the following is not responsible for the increase of biodiversity in an ecosystem? यूपीपीसीएस प्री में पूछा है। लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स, लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स होने से बायोडाइवर्सिटी नहीं बढ़ेगी, मतलब ट्रॉफिक लेवल जितना ज्यादा रहेगा वो उतना स्टेबल रहेगा इकोसिस्टम। ठीक है, ये स्टेबल रहेगा तो बायोडाइवर्सिटी रहेगी, तो इससे भी होगा, ये नहीं होगा, यही आंसर होगा एक्चुअली। इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि बीच में मान लो कि कभी आग लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो ये माना जाता है कि उससे भी बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। Which of the following is not responsible for the increase in the biodiversity of an ecosystem? Productivity of the ecosystem, which is true. Intermediate disturbance, age of the ecosystem, वो भी जैसे जैसे age बढ़ेगा स्टेबल होता जाएगा। Less number of trophic levels, यही होना चाहिए, बी होना चाहिए आई गेस, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस। ठीक है, क्योंकि लेस, नहीं सॉरी, लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स, यू गाइस टेल मी किसका आंसर क्या होना चाहिए। राइट, आई गेस इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस से भी बढ़ेगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल, यस, ये होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहां तक आए हो तो प्लीज टेल मी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, which one of the following states launched in February 2015 a dolphin census in the coastal ecosystem and shorelines of the state? गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका। ठीक है, डॉल्फिन सेंसस, डॉल्फिन सेंसस कौन करवा रहा है इन द कोस्टल इकोसिस्टम एंड शोरलाइंस ऑफ द स्टेट? गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड उड़ीसा। तो डॉल्फिन के बारे में पूछा जा रहा है। अब बताओ, कर्नाटका में डॉल्फिन नहीं है हमारे पास, हमें पता है। वेस्ट बंगाल में भी डॉल्फिन, गुजरात, उड़ीसा ही करना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लेट्स सी, टेल मी कि क्या आंसर होगा इसका। ओके, सो विद दिस हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं, ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चंस किए हैं। एंड इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस तरीके से हमें उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। उनके नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें रिपीट करना है, रिकॉर्ड करना है अपने नोटबुक में, all these things will be very, very important for you. So with this, signing off, see you in the next class. Bye bye.